ये जलवायु का संरक्षण कर रहे हैं। दक्षिणी जर्मनी के श्वेबिया में डैन्यूब नदी के मॉस वाले इलाके में चरते टट्टू और भैंसे। लंबे समय तक ऐसे दलदली इलाकों को सुखाकर वहां खेती की जाती थी, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता था। लेकिन जब से उन्हें गीला छोड़ा जाने लगा है, ऐसी पीट वाली धरती से बहुत कम CO2 निकलता है। लेकिन क्या इन गीले मोरलैंड में किसान अब भी कुछ उगा सकते हैं? श्वेबिया में डैन्यूब मॉस वर्किंग ग्रुप के साथ काम करने वाली कृषि इंजीनियर आन्या शूमन ऐसी जमीन के इस्तेमाल के नए नए तरीकों का परीक्षण कर रही हैं। पहले पहल तो किसान इन मूरलैंड को फिर से गीला करने के खिलाफ थे। आखिर 50 साल पहले से वे इसे सुखाते आए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इससे होगा क्या। हम उन्हें ऐसा विकल्प देना चाहते हैं कि वे अपने मवेशियों को यहाँ चरने छोड़ दें और इसी से उनकी कमाई हो जाए। इस विकल्प पर इलाके के किसान क्रिस्टियन मायर को भरोसा है। 2015 से ही वो यहाँ वाटर बफेलो का एक बेड़ा पाल रहे हैं। ऐसे गीले मोरलैंड वाले घास के मैदानों में चौड़े पंजों वाले जानवरों को कोई परेशानी नहीं होती। डेयरी वाली गायों और ब्लैक बक को ऐसी धरती पर चलने में दिक्कत आएगी, लेकिन वाटर बफेलो यहाँ अच्छी तरह चरती हैं और उनका मांस भी आराम से बिकता है। लेकिन इनकी तुलना मवेशियों की किसी आम किस्म से नहीं की जा सकती। मायर को इस खास लैंडस्केप के संरक्षण और देखभाल के लिए सब्सिडी मिलती है। जिन घास के मैदानों में मवेशी नहीं चरते हैं, उन खेतों की लवाई के लिए भी उन्हें आर्थिक भुगतान किया जाता है। फ्राइजिंग के इन दलदली इलाकों की वैज्ञानिक निगरानी की जाती है। हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नजर रखते हैं। यहाँ पृष्ठभूमि में आप वही देख रहे हैं। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो हमारे लिए ट्रेस गैसों की मात्रा को मापता रहता है। इससे हम CO2, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन जैसी गैसों में आते उतार चढ़ाव के हिसाब से ग्रीन हाउस गैसों के स्तर की गणना करते हैं। इससे पता चलता है कि पानी में कितनी गहराई पर किस पौधे के कारण किन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। पानी का स्तर बहुत ऊपर तक नहीं जाना चाहिए। उसे जमीन के स्तर से करीब 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे ही रखा जाता है। इस आदर्श स्तर पर रहने से ग्रीन हाउस गैसों की कम से कम मात्रा वातावरण में घुलती है। इसके साथ ही रिसर्चर दलदली धरती पर उगने वाले ऐसे पौधों का पता लगा रहे हैं जिनसे किसानों की अच्छी कमाई हो सके। रीड कैनरी किस्म की घास के अलावा किसान योखिन क्राउस सेज भी उगा रहे हैं। अपने फार्म में वो भेड़ों जैसी प्रजाति अल्पाका की ब्रीडिंग करवाते हैं। आज वो उन्हें यहाँ कैरेक्स खिलाने जा रहे हैं। मैं काफी उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि वे कैरेक्स खाएंगी या नहीं, और अगर खाएंगी तो कैसे। देखते हैं। पहली बार इन कैरेक्स के खेतों की लवाई हुई है। क्राउस की मदद के लिए उनके साथी किसान क्रिस्टियन मायर ने अपना बीम मोवर दिया, जिससे फसल आराम से काट ली गई। सेज पौधे गीली धरती पर अच्छी तरह उगते हैं। इसके पास ही पहले की सुखाई हुई धरती में गर्मियों में उगने वाली एक फसल लगी है जो गीले दलदलों के मुकाबले प्रति हेक्टेयर करीब 20 टन अधिक CO2 छोड़ती है। मकसद ये है कि देखा जाए कि क्या अंतर है, कितनी उपज का नुकसान हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, क्या उगा सकते हैं, ऐसी चीजें करना जिनका भविष्य हो। अभी तो खुद उन्हें भी नहीं पता है कि कैरेक्स घास उगाने से उन्हें कितना फायदा होगा, लेकिन रीड घास के उन्होंने तमाम इस्तेमाल जान लिए हैं। घास तो खाने के ही काम आएगी। हम सभी जानवरों को उन्हें खिलाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बायोगैस प्लांटों में बैक्टीरिया के भोजन के रूप में भी इनका इस्तेमाल होता है और इससे ऊर्जा पैदा की जाती है। इसके थर्मल गुणों को देखते हुए इससे पैलेट या इंसुलेशन बोर्ड बनाए जाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन बाकी कई किस्मों पर प्रैक्टिकल टेस्ट किए जाने बाकी हैं। जैसे कि किसान क्राउस ये देखने को उत्सुक हैं कि उनके अल्पाका पहली बार दी गई ताजा और थोड़ी कड़ी कैरेक्स घास खाएंगे या नहीं। साफ था उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। और अब एक और कोशिश। अगर इस गीले रूप में वे घास नहीं खाना चाहते तो मैं इन्हें सुखाकर फिर देने की कोशिश करूंगा। खेत से इसकी कटाई बड़े आराम से हो गई और ये ठीक से सूख भी रहे हैं। मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं।
अगर बवेरिया की सारी दलदली भूमि को फिर से गीला किया जाए तो उससे ही जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के उत्सर्जन में करीब 5% की कमी लाई जा सकेगी।